हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भूगोल पार्ट 2 जो है, कल हमने पार्ट 1 में जरा सी चर्चा की थी ब्रह्मांड के बारे में और कुछ आपको बताया थे हमारा जो सूर्य है किस गैलेक्सी में उपस्थित है, ये चर्चा हमने की थी। और सूर्य के पास के जो कितने ग्रह हैं, ये छोटी सी कल वीडियो रही थी और आज की थोड़ी बड़ी रहेगी उससे वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल बताया था आपको जो सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह उपस्थित था, दूसरा चमकीला प्राक्जिमा सेंचुरी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। सूर्य के सबसे पास में जो एक ग्रह उपस्थित था जिसका नाम था प्राक्जिमा सेंचुरी। और लगभग में आपको बता दें जो ये ग्रह उपस्थित है वो देखने को में ये आता है, ये 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, सबसे पास में है, परंतु ये 1 प्रकाश वर्ष दूरी यानी प्राक्जिमा सेंचुरी लिखेंगे। प्राक्जिमा सेंचुरी सूर्य से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उपस्थित है। यानी ये देखा जाए प्राक्जिमा सेंचुरी है वो लगभग में सूर्य से 1 प्रकाश वर्ष दूरी पर उपस्थित है। लगभग बता रहे हैं, हो सकता है किसी बुक में आपका ज़्यादा भी दे रखा हो। तो 1 प्रकाश वर्ष दूरी, ये 1 प्रकाश वर्ष होता कितने किलोमीटर के बराबर है। 1 प्रकाश वर्ष आपको बता दें, 1 प्रकाश वर्ष आपको देखने में लग रहा होगा कि समय का ये मात्रक नहीं, ये समय का मात्रक नहीं है, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और 1 प्रकाश वर्ष लगभग में होता है, लगभग में ये एग्जैक्ट वैल्यू है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। यानी ये 1 प्रकाश वर्ष कितने जो है किलोमीटर के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। यदि इसे मीटर में बदलना चाहें तो 9.46 × 10⁻15, क्योंकि 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा मीटर। ये कितना हो जाएगा भैया, मीटर में। यदि आपसे पूछ दिया जाए प्राक्जिमा सेंचुरी सूर्य से लगभग में कितनी दूरी पर उपस्थित है, तो हम लोगों का जवाब होगा 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उपस्थित है। और 1 प्रकाश वर्ष दूरी का मतलब कितने किलोमीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, इतनी दूरी। और ये आपका मीटर में। और हम आपको बता दें सबसे पहले एक इन तारों की खोज किसने की, तो आपको बता दें सबसे पहले 1619 में, वो 1609 में भैया, 19 में नहीं, 1609 में गैलीलियो ने जो दूरबीन की खोज करता थे, गैलीलियो ने क्या किया था भैया, दूरबीन की सहायता से रात में बहुत से ऐसे तारों का अध्ययन किया। भैया उन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से रात में बहुत से ऐसे तारों का अध्ययन किया जिन तारों को हम देख नहीं सकते, जिन तारों को नग्न आंख की सहायता से हम लोग नहीं देख सकते हैं। लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने ऐसे तारों का अध्ययन किया जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तारे होते क्या हैं। देखिए मैं विधिवत रूप से आपको बताऊंगा और ये नोट्स बनाते रहिएगा। आप नोट्स यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज को लेकर चलूंगा, जो है केवल न्यूमेरिकल ही नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही नहीं, आपको थ्योरेटिकल सब बताऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ प्रत्येक चीज क्लियर होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं तारे क्या हैं। तारे क्या होते हैं, ये तारों की बात की जाए तो तारे क्या होते हैं। सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है।
सूर्य भी हमारा एक तारा है, तो तारों के पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। तारों के पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ऐसे पिंड, ऐसे पिंड जिनके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। और इनके पास जो ऊष्मा और ऊर्जा आती कहाँ से, यदि इसकी बात की जाए तो इनके पास ऊर्जा ये आती कहाँ से, तो इनके पास ऊर्जा, क्योंकि तारों में अधिक मात्रा में, तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। जो भी आपके तारे हैं, तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे हम आपको सूर्य की बात बता दें, सूर्य में लगभग में 98%, हमारा जो सूर्य तारा है, सूर्य तारे में लगभग में 98% क्या है, हाइड्रोजन है, और शेष 2% में अन्य गैसें हैं, शेष 2% में अन्य तत्व हैं, अन्य पदार्थ हैं, परंतु 98% क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसी प्रकार जो तारे होते हैं, तारों में अपार मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तारों में लिखिएगा, अपार मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिसमें चार हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें चार हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम नाभिक का जिसमें चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के, चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर, चार हाइड्रोजन परमाणु हीलियम गैस का, यानी हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका भैया, हीलियम का निर्माण करते हैं। यदि हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी क्रिया में, यानी चार हाइड्रोजन इस प्रकार आपके मिलेंगे, मैं आपको बता दूं किस हिसाब से हाइड्रोजन मिलते हैं, तब जो है क्रियाकलाप होता है। चलिए, एक ये हाइड्रोजन 1H1 प्लस 1H1, और यहाँ पर आपका बनता है फिर 1H1 यानी प्लस 1H1। यदि यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो आपका क्रियाकलाप किस प्रकार का होता है, देखिएगा। इस रिएक्शन को हम करके दिखाते हैं कैसे क्या ऊर्जा इसे प्राप्त होती है। देखिए, ये हाइड्रोजन का ये वाला समस्थानिक हम लोग नहीं लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुई भैया, यहाँ पर 1H2 लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1 और 1H2, और एक होता है 1H3। इसे कहते हैं हाइड्रोजन, जो है इसे क्या नाम कहते हैं, अरे भाई इसे नाम नहीं आ रहा है, इसका नाम, इसे हाइड्रोजन और इसे ड्यूट्रॉन, इसे ट्राइट्रॉन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और ट्राइट्रॉन, ठीक है, ट्राइट्रॉन कहते हैं, याद रखना। अच्छा, जब हम क्या कहते हैं ड्यूटेरियम को, किसको लेते हैं भैया, ड्यूटेरियम को, यानी 1H2 को लेते हैं। जब हम क्या करते हैं 1H2 को लेते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 1H2, यानी 1H2। देखिएगा, आपको रिएक्शन समझ में आएगी। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े फिजिक्स में, उन्हें विधिवत रूप से चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें आप प्रत्येक टॉपिक, यानी जो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं इंटर तक जिसमें से आपको कंपटीशन में पूछा ना जा सके। प्रत्येक टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है कंपटीशन में, कंपटीशन से प्रत्येक टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें बनता क्या है, यदि हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर बनता है ट्राइट्रॉन। क्या बनता है भैया, ट्राइट्रॉन बनता है, और भैया एक प्रोटॉन यानी 1H1, और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है भैया, कुछ ऊर्जा, लगभग में ये ऊर्जा आती है 40 या 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ यही आती है लगभग में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम इस वाले को 1H1 को पुनः क्या करते हैं 1H3 यानी ट्राइट्रॉन को, फिर हम जोड़ते हैं किसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ, ड्यूट्रॉन के साथ, तो हमारा बनता है क्या, तो हमारा बन जाता है हीलियम। क्या बनता है भैया, 2
He, यानी क्या बनता है भैया, हीलियम बनता है। और इसका होता है परमाणु भार 4 होता है, द्रव्यमान संख्या, और हमें प्राप्त होता है कुछ ऊर्जा और 1 न्यूट्रॉन प्राप्त होता है, कुछ ऊर्जा और 1 न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। यानी ऊर्जा लगभग में हमें प्राप्त होती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी भैया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्रिया तारों में बराबर होती रहती है भैया। जब ये देखिए ड्यूट्रॉन जुड़ते हैं तो भैया ट्राइट्रॉन बनाते हैं, और ट्राइट्रॉन बनाते हैं और एक प्रोटॉन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। एक प्रोटॉन को ये मुक्त करते हैं, कुछ ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है, और यही ट्राइट्रॉन फिर ड्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, ड्यूट्रॉन के साथ जब अभिक्रिया करता है, ड्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात जब ये अभिक्रिया करता है तो भैया मिलता है हमें हीलियम और 1 न्यूट्रॉन मिलता है, और इसी के साथ लगभग में हमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और यही क्रिया तारों में, क्योंकि ये क्रिया उच्च ताप पर हो रही है, यही क्रिया तारों में होती रहती है, और इसीलिए सूर्य जो है, सूर्य में यही क्रिया हो रही है। सूर्य बराबर हमारी पृथ्वी को ऊष्मा यानी ऊर्जा दे रहा है। सूर्य क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी को बराबर ऊर्जा दे रहा है। और आपको बता दें, सूर्य हमारी पृथ्वी को, ये देखा जाए प्रतिदिन कितनी ऊर्जा दे देता है। सूर्य हमारी पृथ्वी को ये देखें तो प्रतिदिन कितनी ऊर्जा लगभग में देता है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। और आपको बता दें, कुछ नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट, अच्छा याद रखना नोट पॉइंट। सूर्य हमारी पृथ्वी को प्रतिदिन ऊर्जा कितनी देता है, प्रतिदिन की बात की जाए तो लगभग में प्रति एकांक समय में देता है भैया। यानी एकांक समय में कही जाए तो लगभग में 4 × 10⁻26 जूल भैया इतनी ऊर्जा क्या करता है, सूर्य पृथ्वी को देता है। इतनी ऊर्जा सूर्य पृथ्वी को देता है। कितने समय में, एकांक समय में। कोई भी एकांक मान लेते हैं, कोई भी एकांक समय निश्चित नहीं किया गया है, इतना लगभग हो सकता है 1 दिन हो, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, 1 दिन में शायद है, परंतु इतनी ऊर्जा ये सूर्य देता है। मैं आपको किसी न किसी वीडियो, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको क्लियर करके, चीज़ देख करके, पर हाँ इतनी ऊर्जा करेक्ट है, क्लियर है कितनी देता है। और आपको बता दें, यदि ये इतनी ऊर्जा देता है तो लगभग में आपको भाई, हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान ऊर्जा संवेग जो है एक संरक्षण, तो उसमें क्या होता है भाई, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होती है। तो इस अनुसार देखा जाए तो भैया सूर्य का द्रव्यमान बहुत कुछ कम हो रहा है भाई, सूर्य का द्रव्यमान बहुत कम होता जा रहा है। यदि इतनी ऊर्जा प्रत्येक दिन दे रहा है, इतनी ऊर्जा प्रत्येक दिन दे रहा है हमारा जो सूर्य पृथ्वी को, तो इस हिसाब से भी सूर्य हमारा 10⁻18 वर्ष लगभग में चलेगा, इतनी ऊर्जा दे सकता है। ठीक है, अच्छा ये एग्जैक्ट डाटा है और इससे थोड़ा गौर मत कीजिएगा, इससे हम मिटा ही देते हैं। मैं आपको कुछ डाटा हमें क्लियर नहीं है, डाटा स्टोर करने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। यह आपका डाटा क्लियर है, ये कुछ नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। और अब हम आपको बता दें कुछ चीज़ें और। तारों के बारे में हमने बात की, ऐसे पिंड जिनके पास स्वयं ऊर्जा एवं स्वयं का प्रकाश होता है, और इनमें स्वयं प्रकाश यानी ऊर्जा का स्रोत होता है। मुख्य इनका कारण होता है, इनमें हाइड्रोजन ज़्यादा उपस्थित होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है भैया, जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है तो इसी के कारण इनमें ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार होता है, ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार होता है इनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। अच्छा, अब ऊर्जा के स्तर इनका जो है, जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा होती है उसका रंग भी ये बताता है, उसका रंग भी कुछ अलग होगा। जिसमें जैसी ऊर्जा होती है उनका रंग भी कुछ भैया जो है अलग ही होता है। आपको बता दें, देखिएगा जब देखा जाए ऊर्जा के आधार पर ये जो है इनका रंग 4 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के आधार पर देखा जाए तो इनके रंग 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा यानी जो बिल्कुल जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी, ऊर्जा की अपार मात्रा होगी, वो आपको तारा दिखाई पड़ेगा नीला। कैसा दिखाई पड़ेगा भैया, नीला तारा दिखाई पड़ेगा। मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी, सबसे ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा जो है नया तारा होगा, बिल्कुल नया तारा जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी अपार मात्रा में, तो वो होता है नीला कलर का। किस रंग का भैया, नीले रंग का होता है।
और भैया धीरे धीरे जब ऊर्जा व्यय होती है, धीरे धीरे जब ऊर्जा व्यय खत्म होती रहती है, तब क्या हो जाता है, सफ़ेद होने लगता है। तब क्या होता है बच्चे, सफ़ेद हो जाता है। और सफ़ेद होने के पश्चात और धीरे धीरे व्यय होती रहती है ऊर्जा, ऊर्जा उसकी खर्च हो रही है तारे की, और जब खर्च हो जाती है फिर हो जाता है पीला। कैसा हो जाता है भैया, पीला हो जाता है। और ऊर्जा खर्च होती है, लास्ट में हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है भैया, लाल हो जाता है। ये क्रम याद रखिएगा, मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिख लेंगे। ऊर्जा व्यय के आधार पर, ऊर्जा व्यय के आधार पर तारों के रंग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा यानी जब कोई नया तारा होता है उसका रंग लाल मिलेगा, थोड़ी ऊर्जा व्यय करेगा फिर सफ़ेद होता है, और ऊर्जा व्यय करेगा तो पीला होता है, और उससे ज़्यादा और ऊर्जा को व्यय करता है तो उस स्थिति में भैया, उस स्थिति में देखा जाए तो उसका रंग हो जाता है लाल। कैसा रंग हो जाता है भैया, लाल हो जाता है। तो आप ये क्रम लिख लेंगे, ये क्रम लिखिएगा। फिर आपको हम बताते हैं, जो लाल तारा होता है, जो आपका ये लाल तारा होता है, इसे हम लोग एक सुंदर सा नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं रेड जायंट। क्या कहते हैं भैया, लाल तारे को हम कहते हैं रेड जायंट। क्या कहते हैं भैया, रेड जायंट। लाल तारे को हम लोग कहते हैं रेड जायंट। क्या कहते हैं भैया, रेड जायंट। अच्छा एक चीज और देखें, ये रेड जायंट, इसका मतलब ये है ऊर्जा उसके पास बहुत कम रह गई है। ऊर्जा उसके पास क्या है, बहुत कम रह गई है। जब ऊर्जा कम रह जाती है, हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, यानी हाइड्रोजन कम रहेगा, तो एक बार कैसे स्थिति ये आ जाती है कि इसका विस्फोट हो जाता है। इसका भाई ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है, उत्सर्जित करता रहता है, उत्सर्जित करता रहता है। एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि भैया एकाएक उसका विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट हो जाता है तो क्या होता है, ये जैसे विस्फोट हो जाता है तो उस विस्फोट को हम लोग कहते हैं क्या, सुपरनोवा। क्या कहते हैं भैया, सुपरनोवा। जब लिखिएगा, जब तारे में, सुपरनोवा के बारे में पूछ सकता है, सुपरनोवा क्या है, तो आप लोग कहेंगे जब तारे में हाइड्रोजन की मात्रा की कमी आ जाती है तो तारे में सहसा यानी अचानक एक विस्फोट होता है, जिस विस्फोट को हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं भैया, सुपरनोवा। लिख लेंगे भैया आप लोग, सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या लिखेंगे, जब किसी तारे का रंग लाल हो जाता है, अर्थात उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, इस स्थिति में कभी कभी या सहसा ही तारे में विस्फोट होता है, जिस विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा। और भैया आपको बताएं, सुपरनोवा के अनुसार ये जो टूटता है तो उसमें कुछ स्थितियां और होती हैं। मैं आपको बताता हूं कौन स्थितियां होती हैं। यदि मान लेते हैं भैया कोई तारे में विस्फोट हुआ, तारे में विस्फोट हुआ और उस तारे का जो बचा हुआ अवशेष है, उस तारे का बचा हुआ अवशेष है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। यदि देखा जाए, यदि मान लेते हैं कोई तारा है, उसका विस्फोट हुआ और यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से कम होता है लगभग में भैया, जो आपका तारा टूटा है, यदि उसका द्रव्यमान कितने से कम है, सूर्य से 1.44 गुना कम है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं व्हाइट डॉट। क्या कहते हैं भैया, व्हाइट डॉट। उसको हम लोग देते हैं नाम व्हाइट डॉट। ठीक है, क्या, व्हाइट डॉट लिख लेंगे आप लोग, सही से लिख देते हैं, व्हाइट डॉट। हमने क्या बताया, जब सुपरनोवा होता है उस स्थिति में जो अवशेष होता है, जो तारा ब्लास्ट हुआ है, जो विस्फोट हुआ है, उस स्थिति में यदि उस तारे का जो अवशेष, उसका वजन सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से कम है, यानी सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है, यदि उनका द्रव्यमान लगभग में देखा जाए 1.5 गुने से कम, 1.5 गुने से बहुत ज़्यादा कम कहें तो उस स्थिति में हम लोग उस अवशेष को कहते हैं व्हाइट डॉट, कहते हैं व्हाइट डॉट कहते हैं। यदि मान लेते हैं, यदि इसका द्रव्यमान क्या हो भैया, इससे ज़्यादा हो, इसका द्रव्यमान इससे ज़्यादा और ठंडा हो जाता है। याद रखना, जब ब्लास्ट होता है तो तारा क्या होता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। यदि इसका द्रव्यमान इससे ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ब्लैक डॉट कहते हैं, ब्लैक डॉट कहते हैं। लिख लेंगे, जब कम होगा तो कहते हैं व्हाइट डॉट। क्या कहते हैं भैया,
व्हाइट डॉट लिख लेंगे आप लोग, व्हाइट डॉट कहते हैं। और यदि मान लेते हैं उसका द्रव्यमान क्या हुआ, इससे ज़्यादा हो गया, तो ब्लैक डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ब्लैक डॉट। अच्छा एक और भी लिख लें, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई भैया, यहाँ पर कंप्रोमाइज करें थोड़ा। ये व्हाइट डॉट ही होता है, जब तक ये गर्म रहता है तब तक तो इसे व्हाइट डॉट कहते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है, क्या होता है भैया, ठंडा हो जाता है, थोड़ी मिस्टेक कर गया था। जब ये ठंडा हो जाता है तब इसे कहते हैं ब्लैक डॉट। क्या कहते हैं भैया, ब्लैक डॉट कहते हैं। हमने कहा ये कोई भी तारा का ब्लास्ट हुआ है और उसका ब्लास्ट होने के पश्चात उसका द्रव्यमान लगभग में इतने से कम है, उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से इतने, यानी सूर्य का द्रव्यमान जो भी है और उस सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम है, तो उसे हम कहते हैं व्हाइट डॉट। और यही व्हाइट डॉट जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के पश्चात इसको हम व्हाइट डॉट, ब्लैक डॉट कहने लगते हैं। और भैया अब आपको बता दें, जो सुपरनोवा में क्रिया होती, सुपरनोवा में अभी आपको बताया, जब सुपरनोवा क्रिया होती है, सुपरनोवा क्रिया में जो अवशेष बच रहा है, यदि उस अवशेष का द्रव्यमान 1.44 गुने सूर्य के द्रव्यमान से, 1.44 सूर्य के 1.44 गुने से अधिक, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से अधिक द्रव्यमान का अवशेष है, तो उसे हम एक सुंदर सा नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सौरिक द्रव्यमान। क्या कहते हैं भैया, सौरिक द्रव्यमान। क्या कहेंगे भैया, सौरिक द्रव्यमान। यदि मान लेते हैं कोई भैया क्या है, कोई पिंड या कोई तारा टूटा, ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के पश्चात उसका द्रव्यमान यदि इतने से ज़्यादा है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक है, तो उसे हम कहते हैं सौरिक द्रव्यमान। यानी इस सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा हो तो भाई जो द्रव्यमान था, इस द्रव्यमान को कहते हैं सौरिक द्रव्यमान। और यदि मान लेते हैं इस द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, किसका, उस तारे का द्रव्यमान उस द्रव्यमान से ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। क्या कहते हैं भैया, न्यूट्रॉन तारा। लिख लेंगे आप लोग, न्यूट्रॉन तारा। हमने क्या बताया, हमने आपको बताया यदि जो है कोई पिंड है, तारा है, और उसका ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट तो होता है, तुम कहते हैं सुपरनोवा। और सुपरनोवा में जो भैया अवशेष बचता है, यदि उस अवशेष का वजन सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम है, तो उसे हम कहते हैं व्हाइट डॉट, जो कि ठंडा होने के पश्चात ब्लैक डॉट कहलाता है। और फिर आपको बता दें, यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से अधिक है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो तारा या पल्सर तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पल्सर तारा। ठीक है। और इसकी एक खासियत होती है, ये पल्सर तारा का आकर्षण बल इतना अधिक होता है, ये न्यूट्रॉन तारा जो होता है इसका आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि भैया ये सिकुड़ता रहता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है। सभी पूरा द्रव्यमान क्या होता है इसका, सिकुड़ करके देखिए, बहुत पहले विशाल होता है, इतना बड़ा होने के बावजूद सूर्य से द्रव्यमान ज़्यादा है और इतना आकर्षण बल होता है इसके अंदर, ये सिकुड़ कर बिल्कुल जो बहुत छोटे दाने के समान हो जाता है, मतलब एक छिद्र के समान हो जाता है। और आपको बता दें, यहाँ इसका आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि इस पर जब प्रकाश पड़ता है, प्रकाश वापस नहीं जा पाता है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जब इसका रंग पड़ जाता है काला, इसका रंग कैसा पड़ जाता है, काला, और इसी जब जो रंग काला पड़ जाता है उसे हम कहते हैं ब्लैक छिद्र। हमने क्या बताया, जब न्यूट्रिनो तारा का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, धीरे धीरे ये क्या करता है, अपने सारे द्रव्यमान को अपने केंद्र पर एकत्रित कर लेता है। और इसका आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि जब हम इस पर प्रकाश भी डालते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है परिवर्तित नहीं, मतलब वापस ना जा करके उसी में आकर्षित हो जाता है, यानी उसी में वापस नहीं जा पाता है।
और इस क्रिया होती रहती है और अंततः वही न्यूट्रॉन तारा एक काले छिद्र के रूप में बदल जाता है, जिससे हम कहते हैं ब्लैक छिद्र। क्या कहते हैं भैया? ब्लैक छिद्र। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और कल हम लोग प्रवेश करेंगे अपने सौर मंडल में। थैंक फॉर वॉचिंग। और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे 9118920840 पर व्हाट्सअप करें। आई वांट नोट्स। थैंक यू।